आज के हमारे इस कार्यक्रम में गोरखपुर जनपद के दीवानी न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट आशुतोष पांडे जी हैं, हमारे बगल में बैठे हैं। इनसे आज विधिक कानूनी मुद्दों पे चर्चा होगी। जिस तरह के कानून की व्यवस्था है आज के वर्तमान परिवेश में क्या चल रहा है, किस तरह की व्यवस्था है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इनसे स्वागत है सर। नमस्कार। जिस तरीके से आप जिस पेशे में हैं, अधिवक्ता हैं, आप विधिक के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, तो कानून की व्यवस्था इस समय गोरखपुर में कैसी चल रही है? सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और गुरु गोरक्षनाथ को मैं प्रणाम करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम जो आप आयोजित कर रहे हैं, इससे आम जनमानस की क्या सोच है वो लोगों तक पहुंचाने में आप जो सहायता कर रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, ये इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। सवाल आपका बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही ट्रेडिशनल सवाल है। ट्रेडिशनल इसलिए है क्योंकि ये सवाल आज का नहीं है। जब से हमारी कानून व्यवस्था प्रभाव में आई है तभी से ये सवाल सबके जहन में है कि आज के डेट में कानून व्यवस्था क्या है। कानून व्यवस्था डिपेंड करता है। देखिए, संविधान हमारा 26 नवंबर सन 1949 को बनकर के तैयार हो गया, लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950 को। तब से कानून समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालयों के द्वारा परिमार्जित होता रहा है और ये परिमार्जन की जो व्यवस्था दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक तत्व है और अगर इसकी व्यवस्था नहीं रहती तो आज शायद हम और आप यहाँ ये सवाल नहीं पूछ रहे होते। क्यों? क्योंकि फिर वो कानून वेरिएबल नहीं होता। जैसा कि कहा गया है कि हमारा संविधान यानी भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और बहुत ही कठोर और बहुत ही लचीला संविधान है। हमारे संविधान के बारे में दोनों बातें कही गई, कठोर भी है और लचीला भी है। आज के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, उसमें हमारी सरकार की जो नीतियां हैं विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न मुद्दों पर, उसको अगर हम लोग देखा जाए तो ये बहुत एक व्यापक चर्चा हो जाएगी। मैं मोटी मोटा ये बता दूं कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे पहले। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद चीजें सिलसिलेवार पटरी पर आना शुरू हो गई। निरंतर विभागों में भ्रष्टाचार या करप्शन देखा जाए तो उसका रेशियो घटा है, खत्म नहीं हुआ है और न ही ये खत्म होगा, कोई भी सरकार हो। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी शिक्षा पद्धति। मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, अगर किसी को इस बात से ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। जब तक हमारी पुरानी और ट्रेडिशनल आदर्श जो गुरुकुल जो थे वो पुनर्स्थापित नहीं किए जाएंगे, वो शिक्षा पद्धति अगर नहीं अपनाई गई तो ये समस्या कभी समाप्त नहीं होगी। इससे निजात मिलने वाला नहीं है पूरे भारत को। शिक्षा को जिस तरीके से आपने दर्शाया कि शिक्षा बेहतर होना चाहिए, पुराने समय की तरह होना चाहिए, गुरुकुल होना चाहिए, संस्कृत विद्यालय होने चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं सरकार भी उससे विमुख होती जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि सरकार अगर उस पर फोकस करती तो आज प्राथमिक विद्यालय, मिडिल क्लास के विद्यालय जिस तरीके से उनकी पढ़ाइयों पे सरकार का पूरा फोकस नहीं बन पा रहा है और पब्लिक स्कूल पे ज्यादा फोकस दे रही है। अंग्रेजी माध्यमिक सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजी में सिखाई जा रही है, अंग्रेजी में पढ़ाई की जा रही है, तो संस्कृत और शिक्षा पे जो गुरुकुल की बात है वो कैसे पुनर्स्थापित होगा? सर, मैं वही बात कह रहा हूँ कि गुरुकुल जो था हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी, वहां व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की बात होती थी। एक बच्चा जब गुरुकुल से पढ़ करके निकलता था तो वो शस्त्र शास्त्र, व्यवसाय, शारीरिक शिक्षा, काम शास्त्र, मतलब
अपने जीवन में प्रयोग होने वाली, आने वाली, यूज होने वाली जो भी आवश्यकताएं हैं, जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं, उसमें वो निपुण होकर के निकलता था, ताकि उसके जीवन के प्रत्येक पहलू को वो जी सके, प्रत्येक कदम पर वो मजबूत रह सके। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, वन गमन के दौरान निषाद राजगुरु ने कहा कि भगवान प्रभु मेरे मित्र, चूंकि भगवान राम निषाद राजगुरु को मित्र मानते थे, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे मित्र हैं, लेकिन आप सदैव राजमहलों में रहे हैं, आप कैसे चलेंगे ये कंटकों भरी राह पर, वन में तो पग पग पे कांटे हैं। तो भगवान राम ने कहा नहीं, और लक्ष्मण और निषाद राज दोनों को बैठा करके समझाया कि ऐसा नहीं है। गुरु ने, गुरु वशिष्ठ ने गुरुकुल में ही हमें ये बताया था कि आगे कभी भी किसी भी क्षण आपके पैर से, ये जो उसमें पनही कहा जाता था, आपके मतलब चरण पादुका को हटा करके आपको पैदल जाना पड़ सकता है, कांटों भरी राहों पे चलना पड़ सकता है, उसके लिए हमारे पैरों को उन्होंने मजबूत बनाया। और तो गुरुकुल का ये महत्व है। गुरुकुल, देखिए मेरा ये कहने का सेंस है कि हम सुबह उठते हैं और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे प्रथम गुरु कौन है? हमारी माँ, हमारे पिता। तो हमारी माँ और हमारे पिता हमें क्या शिक्षा देंगे? हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, और वो ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे बेटा बचा के चलो, चोट न लगे, सुबह उठ जाओ, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, जल दीजिए, भगवान की पूजा करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, ताकि आप एक सशक्त और मजबूत इंसान बन सके, जिससे आप स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके और समाज के झंझावतों को झेलने में आप मजबूत इरादों वाले हो। तो ये गुरुकुल हमारा सिखाता था। तो हमारे कहने का मतलब है कि शिक्षा पद्धति को उस बेसिस पे लाना पड़ेगा। और जो आज कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो हमारा ये सीधा सीधा एक लाइन में जवाब है कि आजकल की जो शिक्षा पद्धति है सर, वो केवल कॉमर्शियल हो गई है। शिक्षा नहीं दी जा रही है, वो एक कोरम पूरा किया जा रहा है, बच्चों और उनके अभिभावकों से धन उगाही की जा रही है। इस पे समय समय पे हम लोग भी अपने ज्ञापन के माध्यम से और पत्राचार के माध्यम से शिक्षा मंत्री से, यहाँ चाहे प्रादेशिक शिक्षा मंत्री हो चाहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हो, हम लोग अपनी संस्था, हमारी एक संस्था है भूसु वेलफेयर फाउंडेशन, जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है आरओसी से, उसका मैं डायरेक्टर हूं। और मैं अपनी संस्था के माध्यम से लगातार मैं सरकार को इन चीजों से अवगत कराता रहता हूं। हालांकि अवगत कराने जैसी कोई चीज नहीं है, जब सरकार ही फैसला ले रही है सब उसे पता है, लेकिन हम लोग ये दर्शाते हैं कि हम जागरूक हैं। तो डेमोक्रेसी है, इसलिए हमें जागरूक होकर के आगे आकर के जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को सरकार को अवगत कराना चाहिए। जिस तरह के आप मान लीजिए गोरखपुर जनपद में अपना प्रैक्टिस करते हैं, गोरखपुर जिले के दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हैं, आज के परिवेश में उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस द्वारा ही अधिवक्ता और पत्रकारों को जो पीड़ा मिल रही है, उस पे आपका क्या विचार है? देखिए, इस पे कानून के परिमार्जन की आवश्यकता है। हम लोग कई दशक पहले से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले से हम लोगों की ये डिमांड चली आ रही है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के माध्यम से। समय समय पर तमाम बार एसोसिएशंस भी इसके लिए प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। कानपुर में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, और उसके बाद गोरखपुर में भी तमाम आंदोलन किए गए, जिसमें हम लोगों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की। उसमें हमने अपने तरफ से एक डिमांड उसमें ऐड किया है कि जैसे स्नातक निर्वाचन होता है विधान परिषद के लिए, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, एक प्रधान संघ का स्नातक निर्वाचक होता है, वो चुना जाता है विधान परिषद सदस्य। उसी तरह से जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी कुछ सीटें आरक्षित की जाएं, ताकि वो समय पर अधिवक्ताओं के मुद्दों को सदन में उठा सकें। तो हमने एक मांग ऐड की थी। इसके अलावा हमने मांग ऐड किया था कि अधिवक्ताओं को कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, यहाँ तक कि बैंकर्स उन्हें लोन देने से कतराते हैं, उनके समय पर उन्हें बैंक भी लोन नहीं देती है। तो हम लोग लोन की बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे स्वास्थ्य की आवश्यकता है, तो
तो आप जो आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं 5 लाख तक का जो इलाज फ्री कर रहे हैं, उसमें अधिवक्ताओं को भी शामिल किया जाए, अधिवक्ताओं का भी इलाज किया जाए, क्योंकि अधिवक्ताओं को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती, न उनका कोई पेंशन है, न उनको कोई स्टाइपेंड मिलता है इनिशियल स्टेज में। लॉ ग्रेजुएट होने के बाद अधिवक्ता आता है, 10 साल वो किसी सीनियर के साथ प्रैक्टिस करेगा, सीखेगा, तब जाकर के उसके अंदर कुछ वकालत के गुण आते हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार जी पूरे देश की दावा करती है, शिक्षा पे हमारा बहुत फोकस है, जी गरीबों के लिए व्यवस्था है। आपने आयुष्मान कार्ड का नाम लिया, जी आयुष्मान कार्ड में अभी गोरखपुर में एक घपला हुआ है एक अस्पताल के ऊपर जी कि ऑपरेशन होने के बाद वो पीड़िता बच्ची मर जाती है और उसको मतलब उसके घर तक बॉडी पहुंचा दी जाती है और 4 दिन बाद मैसेज जाता है कि आप स्वस्थ हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि आप स्वस्थ हैं। इस तरीके की लापरवाही आपके उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में हो रही है। तमाम ऐसे मामले आ रहे हैं, वो आपकी भी जानकारी में है, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं तो आपके पास भी ये सब मामले आते हैं। लेकिन शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी नुपुर दिखाई देती है, इस पे आपका क्या राय है? देखिए, बिल्कुल भी ये नहीं, सिरे से खारिज नहीं किया सकता है कि सरकारों ने शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया। पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े और अति पिछड़े क्षेत्रों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे योजनाएं जो है कार्य रूप में परिणित किया है। जैसे एकलव्य विद्यालय का उन्होंने शुरुआत किया है, जो सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में उन्होंने एकलव्य विद्यालय की स्थापना की है, और वो टोटल मतलब हॉस्टल सिस्टम है आदिवासी बच्चों के, और जो वन में रहने वाले लोग हैं ऐसे बच्चों को वो लोग वहां पे रख करके उनके चतुर्मुखी विकास के लिए ये एक बहुत ही अच्छी योजना की पहल केंद्र सरकार द्वारा की गई है। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि देख रहे हैं हम लोगों के पास केवल एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, बीआरडी मेडिकल कॉलेज। आज गोरखपुर में 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। और वैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय के अलावा आपका MMTU है, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, फिर आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो आज के समय की शिक्षा है उसमें तो ये लोग सतर्क हैं, उसमें तो गंभीरता आई है, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन हम ट्रेडिशंस की बात करते हैं कि अगर हम लोग अपने पुराने पद्धति पर नहीं आएंगे तो आजकल की शिक्षा से एक व्यक्ति के चतुर्मुखी विकास होना संभव नहीं है। और जो आप आयुष्मान की बात कर रहे हैं उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार से भी चीटिंग करके धन उगाही कर रहे हैं। एक व्यक्ति, अच्छा इसमें हम लोगों का भी दोष है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, हॉस्पिटल कुछ ऐसे फर्जी हॉस्पिटल है, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि हमारे साथ ऐसी कोई मिसहैपनिंग नहीं, लेकिन आए दिन पेपरों में पढ़ने को मिलता है, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के समाचार पत्रों के माध्यम से ये सुनने में आता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्वयं को पेशेंट बता करके हॉस्पिटल में जाते हैं, 2 लाख रुपए का बिल बनवाते हैं, 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया डॉक्टर और हॉस्पिटल मिलकर लेते हैं, 50,000 पेशेंट ले लेता है। इस तरह की भी घटनाएं आ रही हैं। इस पे सरकार को कैपिंग लगाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स भी ऐसे हैं जिससे जो है मरीज, जो एक्चुअल में मरीज हैं, उनको भी इससे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि किसानों की बात सरकार कर रही है, किसान भी, चूंकि आपके पास किसान ज्यादा आते होंगे कि चूंकि चाहे वो क्राइम किए हो या चाहे अपनी जमीन का बात हो, वो आते होंगे। बिल्कुल। तो किसानों की एक सबसे बड़ी मुद्दा है, किसानों से हमने एक चर्चा किया जी। तो मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि जो जैसे पहले एक मौजा है, उस मौजे में 10 गांठें हैं किसान के पास, तो पहले खतौनी जो निकालता था किसान, वो 20 रुपए दे के, सरकारी जो शुल्क 20 रुपए है खतौनी का, जिसमें उस 10 गांठों का नंबर दर्शा दिया जाता था 20 रुपए में ही। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हो गई, ये किसानों की पीड़ा है। ये किसान बताते हैं कि बाबू 20 रुपए में 10 गांठों का निकल जाता था, और आज जा रहे हैं अपने तहसील में तो 10 गांठों का उन्हें 20 रुपए के हिसाब से 20 धाम में 200 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है, और जो 180 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या सरकार या प्रशासनिक अधिकारी उस पर मनन क्यों नहीं करते हैं? ये किसान का नुकसान नहीं है? सरकार के द्वारा मनन करने के बाद ही ये लागू किया गया है। देखिए,
एक किसान के पास 10 गांठें हैं, पहले उसे 20 रुपए में ही 10 गांठों की जानकारी मिल जाती थी। आज के समय में 10 गांठों का अलग अलग हो रहा है। इसके पीछे भी किसानों का ही हाथ है, क्योंकि पहले किसानों को ये शिकायत थी कि एक इंतखाब में अगर 10 लोग हैं, मान लीजिए एक किसान है, उसके 4 भाई हैं या 6 भाई हैं, या वो 10 पाटीदारों का एक ही जगह पे रखा हुआ है, 10 गांठें हैं, 10 नंबर है, तो वो एक इंतखाब में निकलता था तो शेयर नहीं होता था। नहीं, वो तो अंश का एक प्रारूप अलग बनाया गया है, अंश का प्रारूप अलग अंश बना बांट दिया दिया गया। मैं अंश जी की बात नहीं कर रहा हूँ। जी अंश तो आप 4 लोग रहेंगे तो भी अंश 1/4 हो जाएगा। जी अंश की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर अंश में 1/4 हो गए तो आपका नाम 10 गांठे में एक जगह ही 10 गांठे हो जाना चाहिए अंश में ना, 1/4 में। लेकिन नहीं, आपको भी 10 खतौनी निकालनी है, आपके भाई को भी 10 खतौनी निकालनी है, आपके अगले भाई को भी 10 खतौनी निकालनी है। तो अब बताइए, जो मैंने पैसे का बताया गैपिंग, वो किसान एक एक रुपए बचाता है, बिल्कुल एक एक समझिए को पैसे से बचाना शुरू करता है। और जहां पे इतनी बड़ी नुकसान की बात है, वो सरकार के खजाने में भरा जा रहा है और उधर सम्मान निधि दिया जा रहा है। ये नुकसान किसका है? अमेंडमेंट की आवश्यकता है इसमें, और सरकार को इस पे इसको इनिशिएटिव लेना चाहिए। और इस तरह की अगर दिक्कत आ रही है तो सरकार इस पे जरूर सरकार तक ये बातें पहुंची होंगी, और इस पे उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी ही कुछ न कुछ निर्णय लेगी। जिस तरीके से आप अधिवक्ता समाज से हैं और ब्राह्मण समाज से हैं, 2027 का चुनाव करीब आ ही चुका है। जी पार्टियां अपनी सभी पार्टियां उथल पुथल लगी हुई हैं, अपने वोट बटोरने का एक एक रचना रच रही हैं। अभी सवर्ण समाज कुछ दिन पहले यूजीसी कानून को लेके काफी नाराज दिख रहा था। क्या आपको लगता है कि 2027 के चुनाव में अधिवक्ता समाज और आपके समाज के लोग किसके साथ जाएंगे? देखिए, अधिवक्ता होना एक पैसे की बात है, बाकी सबका अपना, जो भी अधिवक्ता हैं, जितने भी अधिवक्ता हमारे हैं, सबका अपना एक इंडिविजुअल विचारधारा है। हमारे अधिवक्ता समाज में भी बहुत से लोग हैं जो समाजवादी पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं, बहुत से लोग हैं बहुजन समाजवादी पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं, कुछ कांग्रेस से हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, कुछ तटस्थ हैं। तो ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि पूरा अधिवक्ता समाज एक जगह कहाँ जाएगा, लेकिन प्राइमा फेसाई देखा जाए, जो गोरखपुर के अधिवक्ता हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के रहने वाले हैं, और गोरखपुर में या उनके रहने के कारण या जैसे भी गोरखपुर का जो चतुर्मुखी विकास हुआ है, जो रिंग रोड, जो नौका विहार, या जो रुस्तमपुर ओवरब्रिज बनाया गया है, या जो आगे प्रोजेक्टेड है हमारा स्मार्ट सिटी के रूप में यहाँ पे मेट्रो स्टेशन, मेट्रो सिटी, मेट्रो चलाने की जो व्यवस्था कर रही है सरकार, तो एक उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके बनारस रोड पे जी क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम का भी शिलान्यास किया गया है, लोकार्पण हुआ है। और तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर किसी कारण से अगर पदच्युत होते हैं तो ये सारी परियोजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। तो निश्चित रूप से विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए, गोरखपुर के चतुर्मुखी विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि यहाँ गोरखपुर वही गोरखपुर है जहाँ दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती थी, दिन दहाड़े व्यापारियों को उठा लिया जाता था। आज कम से कम ये है कि रात में 12 बजे तक गोल घर में, उर्दू बाजार में लोग मार्केटिंग करते हैं, घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सब लोग सुरक्षित हैं। इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। बाकी जो थोड़ी बहुत चिटपुट घटनाएं हैं वो तो कभी समाप्त नहीं होनी है, और जिनको क्राइम करना है, जो सोच के बैठा है कि हमें सिर्फ क्राइम करना है, वो किसी भी सरकार में क्राइम करेगा, क्योंकि उसे अपना हश्र पता है। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देंगे? हम दर्शकों के लिए यही संदेश देंगे, क्योंकि देखिए, आपने अभी मुझे अलंकृत किया कि आप ब्राह्मण समाज से हैं, आप अधिवक्ता समाज से हैं, तो ये दोनों ही समाज काफी जिम्मेदारी का समाज है, या ब्राह्मण हो या अधिवक्ता हो, दोनों के ऊपर विधिक और सामाजिक दायित्व